नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, प्रथम चरण का मतदान बीत चुका है। सारण प्रमंडल के 24 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो चुका है और मतदान होने के बाद अब तमाम तरह की कयासें लगाई जा रही हैं। किस सीट से कौन जीता, कौन जीतेगा। भले ही मतगणना 14 नवंबर को होना है, लेकिन उससे पहले लोग ये जान लेना चाहते हैं कि आखिर हमारे क्षेत्र में हुआ क्या है। तो सारण जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में क्या हुआ है, इसको लेकर सारण जिले के लोगों की उत्सुकता सबसे अधिक है। तो आज हम सारण जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों की बात करेंगे आपसे इस वीडियो में, जो क्षेत्र महाराजगंज लोकसभा के अंतर्गत आता है। आखिर इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में क्या मतदाताओं का मूड रहा, वोटिंग की ट्रेंडिंग क्या रही, कैसे मतदाताओं ने अपना मतदान किया, और हम जब बूथों पर, हमारे जैसे पत्रकार जब बूथों पर मतदाताओं से सवाल कर रहे थे, तो उनका जो जवाब आ रहा था उससे उन्हें क्या समझ में आया। देखिए, अब चुनाव बीते हुए तो 2 दिन हो चुके हैं। इन 2 दिनों में बहुत सी बातें और बहुत सी खबरें एक दूसरे जगह से आदान प्रदान हुई है। किस बूथ पर कितना वोट पड़ा, कैसे पड़ा, कौन सा समीकरण काम किया, कैसा मिजाज दिखा, ये सब बातें हुई हैं। और उसी को आधार मानकर जब हम सारण जिले के माझी, बनियापुर, एकमा और तरैया के बारे में जब आपसे चर्चा करेंगे, तो खुद आप समझ जाएंगे कि इन क्षेत्रों में क्या होने वाला है। हम आपको सिर्फ वो परिस्थिति, वो समीकरण, वो माहौल बताएंगे और आपको समझ में आने लगेगा कि आखिर इस सीट से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसकी स्थिति मजबूत है, क्या माहौल रहा है चुनाव के दौरान। देखिए, मतदान होता है गुप्त, और गुप्त मतदान में आकलन कर लेना इतना आसान नहीं है कि हुआ क्या है। लेकिन पूरा एक चुनावी समीकरण, पहले का इतिहास, मौजूदा ट्रेंड देखने से कोई अनुमान लगाता है कि आखिर वो क्या कह रहा है। तो अनुमान तो आज आम जनता भी लगा रही है, एक एक जनता। लेकिन हमारा जो अनुमान है वो आपको बताते हैं। माझी विधानसभा क्षेत्र सबसे पहले ले लीजिए। इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे हॉट सीट यदि कोई था तो माझी था। माझी में कैसी लड़ाई थी आप सब जानते हैं। शुरू से ही एक तरफ सत्येंद्र यादव चुनावी मैदान में थे, तो दूसरी तरफ रणधीर सिंह जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के तौर पर और राणा प्रताप सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए थे। यहाँ यदुवंश गिरी जन सुराज के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे, तो ओम प्रकाश कुशवाहा भी एक प्रत्याशी यहाँ पे थे। तो देखिए, एनडीए के वोटरों में यहाँ बिखराव था और जो महागठबंधन का वोटर है वो एकजुटता के साथ माझी में डटा हुआ था। और जो वोटिंग का ट्रेंड है, बम्पर वोटिंग जो है, वो सबकी नींदें उड़ाती है। इसका लाभ किसको मिलेगा? क्या एनडीए को मिल रहा है, क्या महागठबंधन को मिल रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। बम्पर वोटिंग के पीछे 2 बातें कही जा रही है। एक तो बात कही जा रही है कि जो परसेंटेज वोटिंग बढ़ा है उसका कारण है वोटों में जो कटाई और छटाई हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा वोटर थे छट गए हैं, इसलिए मतदान प्रतिशत बढ़ गया है। दूसरा, जो महिला वोटर है, महिलाओं को जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक सौगात दिया चुनाव के ठीक पहले, और जिस तरह से बिजली माफ किया गया, जिस तरह से 400 का पेंशन 1100 किया गया, उसका भी असर दिख रहा है। 2 बातें स्पष्ट है पूरे जिले का और पूरे बिहार में जो 121 सीटों पर मतदान हुआ उसका, कि एक तो माई समीकरण इंटैक्ट है आरजेडी के पक्ष में, दूसरा नीतीश कुमार का वोटर इंटैक्ट है, तीसरा महिला वोटर जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका में इस बार चुनाव में अदा करेंगी, चाहे वो किसी भी समुदाय और किसी भी जाति की हो। चौथा, नौजवानों का वोट भी इस
चुनाव में महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो देखिए, माझी जहां जब मतदान शुरू हुआ और कुछ तस्वीरें भी आई सत्येंद्र यादव के गाड़ी पर हमले की, कहा गया कि सत्येंद्र यादव पर हमला हुआ, उसके बाद आकर वो लाइव हुए। तो लाइव हुए तो दोनों तरफ के वोटर एकजुट हुए। एक तो सत्येंद्र यादव के पक्ष में भी वोटर, उनके वोटर एकजुट हुए, और दूसरे रणधीर सिंह के पक्ष में भी एकजुट हुए। राणा प्रताप सिंह जमीनी नेता है, एक एक व्यक्ति से संबंध है, लेकिन नीतीश कुमार का जो संबंध मतदाताओं से बना है वो कितना भारी माझी में रहा है, यही चुनाव के परिणाम को डिसाइड करेगा। वैसे कहने वाले कह रहे हैं कि यहाँ से रणधीर सिंह जीत रहे हैं, कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि यहाँ से सत्येंद्र यादव जीत रहे हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि न सत्येंद्र यादव को अभी हम जीतते हुए दिखाएंगे और न रणधीर सिंह को। हम ये कहेंगे कि नीतीश कुमार जीत गए हैं। नीतीश कुमार अपने उन मंसूबों में जीते हैं जिसको लेकर उन्होंने चुनाव के ठीक पहले योजनाएं चलाई, माफ किया बिजली का बिल, पेंशन बढ़ाया, और 10-10 हजार रुपये जो खाते में गए, उसमें नीतीश कुमार जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब परिणाम क्या होगा ये आप खुद तय करें कि माझी में जो लोग हैं माझी के, वो उनके पास ये समझ भी है और वो ज़्यादा नज़दीक भी रहे हैं, तो वो बता सकते हैं कि परिणाम क्या है। लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा, जो मैंने अपने सूत्रों से पता लगाया, जो वहाँ के मीडिया रिपोर्ट्स कह रहे हैं, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि माझी में लड़ाई है, और उस लड़ाई में अब रणधीर सिंह और सत्येंद्र यादव के बीच सामने सामने की लड़ाई है। अब कितना वोट राणा प्रताप सिंह वहां से काटते हैं और कितना वोट यदुवंश गिरी काटते हैं और ओम प्रकाश कुशवाहा काटते हैं, ये सब एनडीए के वोटर है। इसी पर हार और जीत निर्भर करेगा। अब आइए वहां से यदि आते हैं बनियापुर। बनियापुर में भी कांटे की लड़ाई है। देखिए, बनियापुर में 4 बार के विधायक रहे केदारनाथ सिंह है एक तरफ, 5वीं बार विधायक बनने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ चांदनी देवी जो कि पूर्व विधायक स्वर्गीय अशोक सिंह की पत्नी है, आरजेडी के टिकट पर मुकाबले में है। केदारनाथ सिंह इस बार कमल का निशान लेकर चुनावी मैदान में कूदे हैं। जो जन स्वराज के प्रत्याशी हैं श्रवण महतो है, ये महतो वोट भी एनडीए का वोट माना जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो जितना वोट काटेंगे वो वोट एनडीए का ही होगा। तो एनडीए के वोटों में जो सेंधमारी कहाँ कहाँ होगी वो देखना है। देखिए, एनडीए का वोट तो बहुत है, इतना वोट है कि पूछिए मत। एक तरफ से जो समीकरण यदि आप बात करेंगे तो समीकरणों में एनडीए हर जगह भारी है, लेकिन जो आरजेडी के वोटर हैं वोट गिराने के मामले में भी माहिर है और उनका माई समीकरण भी इंटैक्ट है। अब इसका असर क्या होगा वो देखिए। लेकिन बनियापुर में ये कहा जा रहा है कि बनियापुर में जो केदारनाथ सिंह है वो आरजेडी से बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो बीजेपी के लोग कितने मुस्तैदी के साथ उनके साथ इंटैक्ट हुए हैं ये देखना है, क्योंकि पिछले बार तक तो बीजेपी ही उनके खिलाफ लड़ते रही है। तो जो पारंपरिक एक प्रतिद्वंदिता है, उस प्रतिद्वंदिता को छोड़कर कार्यकर्ताओं ने कितना एक्सेप्ट किया है केदारनाथ सिंह को, और मतदाताओं ने कितना एक्सेप्ट किया है, यही बात है। वैसे कहा जा रहा है कि केदारनाथ सिंह के पक्ष में अंतिम समय में गोलबंदी हुई है, और वो गोलबंदी शुरू से होती रही है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन चांदनी देवी इस बार चुनाव जो है वो बड़ी मजबूती के साथ लड़ी है। तो देखिए, इस कांटे की टक्कर में यदि कोई भीतरघात नहीं हुआ होगा तो फिर केदारनाथ सिंह की जीत को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन यदि भीतरघात हुआ होगा तो फिर चांदनी देवी निकल सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कौन निकलेगा और कौन नहीं निकलेगा, इसके लिए आपको 14 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। असल बात ये है कि नीतीश कुमार के जो वोटर हैं वो यहाँ निर्णायक भूमिका में है। नीतीश कुमार के वोटर किसके साथ, कितने मजबूती के साथ खड़े हैं, ये सबसे बड़ा
सवाल है यहाँ पे भी। नीतीश फैक्टर बनियापुर के राजनीति में बड़ा दिलचस्प कदम उठाएगा। उसी के कदम पर यह निर्भर करता है कि आखिर बनियापुर की राजनीति किस दिशा में जाएगी और यहाँ क्या होने वाला है। अब आइए यहाँ से आते हैं एकमा। बड़ा दिलचस्प मुकाबला और कांटे का मुकाबला है यहाँ पे। पिछले बार से अलग और एक अनोखे तरह का मुकाबला में एकमा फंसा है। एक तरफ धूमल सिंह है, दूसरी तरफ देव कुमार सिंह जनसुराज के हैं और यहाँ के निवर्तमान विधायक श्रीकांत यादव तो हैं ही। आरजेडी के टिकट पर वो चुनावी मैदान में है, तो सबको उन्हीं को हराना है, चाहे वो जदयू के धूमल सिंह हो या देव कुमार सिंह हो। सब श्रीकांत यादव को हराना चाहते हैं, लेकिन श्रीकांत यादव का जो वोटर है वो उनके पक्ष में पूरी तरह से गोलबंद है। लेकिन पिछले चुनाव में मात खाए धूमल सिंह और उनके समर्थकों का उत्साह भी कम नहीं था इस बार। और नीतीश कुमार का जब साथ मिला टिकट के मामले में भी और वोटिंग के मामले में भी, तो धूमल सिंह भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार होकर मैदान में खड़े हो गए। देव कुमार सिंह तीसरे स्थान पर रहेंगे, ये तय है। पहला और दूसरा स्थान पर कौन जाएगा, इसके लिए आपको 14 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन पलड़ा जो है वो धूमल सिंह के तरफ इस बार का झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि श्रीकांत यादव की मजबूत स्थिति है, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे कांटे का संघर्ष है, एकदम नेक टू नेक फाइट है और उस फाइट में जो पलड़ा है वो धूमल सिंह का झुका हुआ है। तो देखिए, वोटर ने जो खेल किया होगा बूथ के ईवीएम पे जाके, उसी का परिणाम जो है वो एकमा में दिखेगा। अब आइए तरैया। तरैया एक ऐसा सीट है जिसे हम खुले तौर पर ये कह सकते हैं कि पलड़ा किसका भारी है। देखिए, तरैया में जनक सिंह बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है, निवर्तमान विधायक है। आरजेडी ने अंतिम समय पर दाव खेला यहाँ पे और शैलेंद्र प्रताप को चुनावी मैदान में उतार दिया। शैलेंद्र प्रताप और जनक सिंह एक ही समुदाय से आते हैं, राजपूत समुदाय से। जब शैलेंद्र प्रताप को टिकट आरजेडी ने दिया था तो मिथिलेश राय, जो कि वहां के आरजेडी के नेता माने जाते हैं, उन्होंने काफी कड़ा संघर्ष किया था, विरोध किया था और न जाने क्या क्या बातें कही थी। लेकिन आरजेडी ने जो खेल तरैया में किया उसका असर मतदान के समय में भी दिखा और उसका असर मतदान के बाद लोगों के चर्चाओं में भी है। देखिए, तरैया में जनक सिंह पहले मजबूत दिख रहे थे, लेकिन वोटिंग के बाद जो खबरें तरैया से आ रही हैं उसका जो रिजल्ट है वो बता रहा है कि जनक सिंह वहां कमजोर हुए हैं और शैलेंद्र प्रताप मजबूती के साथ तरैया में चुनाव लड़े हैं। आरजेडी के वोटरों ने उनके प्रति एकजुटता दिखाई है और राजपूत वोटों को काटकर शैलेंद्र प्रताप कुछ वोटों को काटकर शैलेंद्र प्रताप बड़ी मजबूती से इस बार चुनाव लड़े हैं। हालांकि कई पार्टियों से वो लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं और लड़ते लड़ते वो अंत में ये इस बार ऐसा महसूस हो रहा है कि तरैया में शैलेंद्र प्रताप का जो प्रभाव है वो दिखेगा। खेसारी लाल यादव भी आए थे यहाँ पे प्रचार करने। जनसुराज से सत्येंद्र सहनी यहाँ पे चुनावी मैदान में हैं, लेकिन कहा जा रहा है, चर्चा है तरैया में कि शैलेंद्र प्रताप सिंह का पलड़ा भारी है। बस एक ही स्थिति है जिसमें जनक सिंह चुनावी मैदान में बाजी मार सकते हैं और वो है नीतीश कुमार का चुप्पा वोटर। यदि नीतीश कुमार के वोटरों का भरपूर सहयोग जनक सिंह को मिल गया होगा और पूरी मुस्तैदी के साथ अड़ गए होंगे तो जनक सिंह का कुछ भला हो सकता है, वो चुनाव जीत सकते हैं। वरना वहां पे तरैया को लेके ये कहा जा रहा है कि तरैया में शैलेंद्र प्रताप भारी पड़ रहे हैं। जीत हार अपने जगह पर है, लेकिन चुनावी लड़ाई और चुनावी लड़ाई के बीच चर्चा ये मायने रखता है और शैलेंद्र प्रताप इस बार सबसे ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं तरैया में।
और सबसे ज्यादा मजबूती इस बार उनके चुनाव लड़ने के तरीकों में दिखा है और इस बार उनके इरादों में भी दिखा है और मतदाताओं ने भी वो कमाल करके दिखाया है। तो देखिए तरैया में क्या होता है, एकमा में क्या होता है, बनियापुर में क्या होता है और माझी में क्या होता है, इसके लिए आपको 14 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। मैं ऐसे ही नहीं कह सकता कि ये जीत गए, ये हार गए, आपको मनाने के लिए कह दिए, क्योंकि मतदाता जो है ना इस बार, मतदाता बड़े समझदार हैं। कहते कुछ है, करते कुछ है, ईवीएम के पास जाकर उनका मन मिजाज कुछ करता है, बटन कहीं दब रहा है। साथ में है, गए वोट कहीं दिए और फिर आके आप ही के साथ है। ऐसे में समझना बड़ा मुश्किल है और खास करके महिला वोटर जो है, महिला वोटरों को समझा पाना और समझ लेना इस बार कठिन काम है, क्योंकि कई बूथों पर हम लोगों ने देखा कि विपक्षी दलों के लोग अपने घर के महिलाओं को लेकर आए बड़े इत्मीनान से कि वोट देंगी और नीतीश कुमार की वो वोटर नीतीश कुमार को भी वोट देकर चली गई। अब हवा का रुख जो है वो क्या होगा, वो आपको पता चलेगा जब 14 नवंबर आएगा। लेकिन ट्रेंड क्या कह रहा है और सारण जिले के इन 4 सीटों का क्या हाल रहा, हमारे आकलन के हिसाब से क्या स्थितियां रही, वो मैंने आपको बता दिया। अब कई लोग खुलम खुला बता रहे हैं कि ये जीत गए, ये हार गए, ये जीत गए, ये हार गए। बताने के लिए हम भी बता सकते हैं, लेकिन हम वो ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि आखिर अंततः मतदाताओं के मन और मिजाज को समझ पाना यदि इतना आसान होता तो फिर चुनाव ही क्यों होते। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।